बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम साइटोप्लाज्म के एक और ऑर्गेनील के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम राइबोसोम्स है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़वाया था और उसके अंदर जो है वो हम एक सवाल छोड़ के आए थे, तो उसका जवाब इंशाल्लाह आज मैं राइबोसोम्स के अंदर आपको ज़रूर दूंगा। पहले हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर इसके फंक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई, इनको राइबोसोम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है किसकी, आरएनए की। और आरएनए में भी किसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, राइबोसोमल आरएनए की। हमने 3 आरएनए पढ़े थे ना, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे ज्यादा जो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है ना, वो राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी हम क्या रखते हैं, राइबोसोम्स रखते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, वो काम क्या है, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन बोथ प्रोकारियोट्स एज वेल एज यूकारियोट्स। प्रोकारियोट्स के अंदर भी और यूकारियोट्स के अंदर भी इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन का बनाना। ये जो मैंने इमेज लगाई है ना, इस इमेज के अंदर भी देखो, ये बीच में प्रोटीन बना रहा है। ये जो बीच में लगी हुई है ना, ये एक किस्म की क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। भाई, अभी राइबोसोम्स खुद भी तो एक ऑर्गेनील है, तो ये अगर ऑर्गेनील है तो ये जाहिर सी बात है खुद भी किसी ना किसी चीज का बना हुआ होगा। तो आपकी किताब लिखती है दे आर कंपोज्ड ऑफ अबाउट 50 और मोर डिफरेंट प्रोटीन्स। 50 या 50 से ज्यादा मुख्तलिफ प्रोटीन्स का ये बना हुआ होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर आपको दो अनइक्वल यूनिट्स मिलते हैं। एक होता है लार्ज यूनिट जो कि डोम शेप का, इस वाली शेप को क्या कहा जाता है, डोम शेप कहा जाता है। और इसको कहा जाता है 60s। ये आपका सवाल आ गया पिछले लेक्चर का। और जो दूसरा होता है स्मॉलर वन, जो कि इसकी केप बनाता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, ये आपको नजर आ रहा है छोटा यूनिट, ये होता है 40s का। देखो, जब मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था ये चैप्टर नंबर 4, तो उसमें हमने ऑर्गेनील्स को सेपरेट करने की टेक्निक पढ़ी थी। आपको याद है फ्रैक्शनेशन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने होमोजेनाइजेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने सेडिमेंटेशन पढ़ी थी। सेडिमेंटेशन से क्या होता है कि आप ट्यूब लेते हो, जो भी आपके सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं जिनको आपने होमोजेनाइज किया हुआ है, आप उसको एक स्पिनिंग एक्शन देते हो सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। तो जो भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। तो राइबोसोम्स का ये जो दो यूनिट है ना, इनका ये जो बड़ा यूनिट है, इसका जो सेडिमेंट है, वो सेडिमेंटेशन जो टाइम है वो कितना है, 60 है। और जो छोटा यूनिट है उसका जो सेडिमेंटेशन टाइम है वो कितना है, 40 है। तो ये आपने याद रखना है, 40s और 60s से ये मुराद होता है। सही है, तो आपने परेशान नहीं होना। एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन। तो बड़े यूनिट का जो सेडिमेंटेशन टाइम है वो कितना है, 60। और जो छोटे यूनिट का जो सेडिमेंटेशन टाइम है वो कितना है, 40। अच्छा, अब जो अगर हम दोनों को मिला के जब हम देखते हैं, तो दोनों को मिला के जो सेडिमेंटेशन टाइम आता है वो आता है 80s। तो बच्चे क्या करते हैं, 60 और 40 को प्लस करने लगते हैं। ओ भाई, यहाँ पे प्लस माइनस की गेम नहीं चल रही, यहाँ पे ये एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन रेट है। तो जब दोनों को मिला के हम सेडिमेंट करते हैं तो इनका जो टोटल सेडिमेंटेशन टाइम बनता है वो 80s बनता है। तो इसलिए कहा जाता है जो यूकारियोट के अंदर, यानी जो हम होते हैं, हमारे अंदर जो राइबोसोम्स का जो सेडिमेंटेशन टाइम है वो 80s है। अगर अलग अलग बात करें तो बड़े यूनिट का 60s है और छोटे यूनिट का 40s है। बच्चे क्या करने लग जाते हैं, 40 और 60 को प्लस करने लग जाते हैं और 100 बना लेते हैं। तो भाई, ये हरगिज भी नहीं होता। और फिर मजे की बात, बाद में मुझसे पूछते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा, ये तो 100 होंगे और बुक में 80 लिखा हुआ है। तो भाई, ये इनका सेडिमेंटेशन टाइम होता है। सही है। राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनील बट द मोस्ट वाइटल सेल्यूलर कंपोनेंट। ये है तो छोटा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे एंजाइम्स किसके बने हुए हैं भाई, प्रोटीन के बने हुए हैं। हमारे हार्मोन्स किसके बने हुए हैं भाई, प्रोटीन के। मोस्टली, सारे के सारे नहीं, मोस्टली हार्मोन्स हमारे प्रोटीन के बने हुए हैं। तो एंजाइम्स के बगैर तो बेटा हम कुछ ही नहीं है, एंजाइम्स के बगैर तो हम मर जाते हैं। अगर हमारे एंजाइम जिस दिन काम करना छोड़ जाएंगे तो उस दिन हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो राइबोसोम्स हैं तो छोटे लेकिन मोस्ट सेल्यूलर वाइटल जो है, सेल्यूलर कंपोनेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनके बगैर हमारी प्रोटीन हार्मोन्स कुछ भी बनना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो भाई, ये आपको 40s और 60s वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। यहाँ पे मैंने दोबारा से भी लिख दिया है कि राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया तो हमने पढ़ लिया, वहां पे आपने देखा था। अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो 70s होते हैं। हालांकि देखो, चाहे यूकारियोट का माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे जिसका भी ये क्या कहते हैं, यू देखिए, हमारे पास एक पूरा ये यूकारियोटिक सेल है ना। अब इस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, बात को समझने की कोशिश करना। और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। अब राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं।
अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स पाए जाते हैं ना, वो हमारे पास 70s होते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्यों 70s होते हैं? क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम्स था, तो इसके जो राइबोसोम्स थे वो अपने थे, और अपने से मुराद के 70s के थे। फिर जब हम यूकारियोट की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो हमारे अपने जो राइबोसोम्स है ना, वो क्या होते हैं, वो 80s होते हैं, यानी कि उनका जो सेडिमेंटेशन टाइम होता है ना, वो कितना होता है, 80 होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो बच्चे इसमें भी काफी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर जब हमारे यूकारियोटिक सेल का जो सेडिमेंटेशन राइबोसोम्स का टाइम है वो 80s है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी तो 80s होना चाहिए था ना। लेकिन मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का हिस्सा नहीं है, ये तो अलग ऑर्गेनाइजम्स था। इसको तो एंडोसिम्बायोसिस के जरिए हमने इसकी दोस्ती रखवाई थी इस सेल के साथ। तो इसके जो राइबोसोम्स थे उसका जो सेडिमेंटेशन टाइम था वो कितना था, 70s। और जितने भी प्रोकारियोट्स होते हैं उनके भी राइबोसोम्स का जो टाइम होता है वो कितना होता है, 70s होता है। जबकि यूकारियोट की हम बात करें तो उसके राइबोसोम्स का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 80s होता है। ये आपने जो है वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बच्चों का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे उलझा हुआ होता है, ये मैंने क्लियर करवा दिया कि सर यूकारियोटिक सेल है उसके राइबोसोम्स तो 80s हैं, और उसी यूकारियोटिक का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके 70s हैं। क्यों? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा हमारा ऑर्गेनील तो है ही नहीं ना, ये तो एक पूरा ऑर्गेनाइजम्स था, ये तो हमने एंडोसिम्बायोसिस के जरिए अंदर लिया था, फिर इससे हमने दोस्ती की। तो इसके जो राइबोसोम्स हैं ये क्या होते हैं, ये 70s होते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा ये राइबोसोम्स जो है फ्रीली भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, मैंने आपको बताया। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपने देखा था कंप्लीट उसके ऊपर पाए जा रहे थे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ये इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ये प्लांट का एक ऑर्गेनील है। ये कहता है द राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, किसके बने हुए हैं, आरएनए के और प्रोटीन के। इसमें आरएनए 40% होता है और प्रोटीन जो है वो 60% होती है। अभी हमने पढ़ा ना कि इसके अंदर 50 डिफरेंट प्रोटीन होती हैं और इसके अंदर आरएनए होता है, और ज्यादातर कौन सा आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। अब बहुत सारे राइबोसोम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है पॉलीसोम, ठीक है। पॉलीसोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोम। तो ये राइबोसोम्स नहीं होता, ये मैंने गलती से यहाँ पे एस लगाया हुआ है, हर जगह पे देखो मैंने एस लगाया हुआ है। ये वर्ड होता है राइबोसोम, और बहुत सारे जब राइबोसोम मिल जाते हैं तो फिर उसे क्या कहा जाता है, पॉलीसोम। लेकिन हम एक कॉमन वर्डिंग में जब बात करते हैं तो हम राइबोसोम्स कह देते हैं। खैर ये भी हमारे पास एक सही है, हम इसको गलत कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन जब पिलुलर का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं राइबोसोम्स के लिए तो वो पॉलीसोम होता है, और सिंगुलर के लफ्ज के लिए हम राइबोसोम का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि राइबोसोम्स की सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी। 70s 80s वाला किस्सा, 40 60 वाला सारा किस्सा आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, फिर जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।